जय हिंद दोस्तों। कल के साइंस के पेपर के लिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कर लो। ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका साइंस के पेपर में पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको याद कर लो, कॉपी पर लिख कर रिवीजन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कल के पेपर में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग अच्छे से समझो और अच्छे से इसको याद करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग। ये पक्का पूछेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग, और अवतल दर्पण का मैं आपको 4 उपयोग बता रहा हूँ, जिसमें से आपको 2 उपयोग लिखना है, और एग्जाम में भी पूछेगा अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। तो बस आप लोगों को अवतल दर्पण का मात्र 2 ही उपयोग आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला उपयोग है दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा एक सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा है कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और चौथा है सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का मैं आपको 4 उपयोग बता, अब इसमें से 2 आपको जो भी हल्का लगे, जैसे कि याद हो जाए, आप उसी को याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन से आपका 10 नंबर की उत्तल दर्पण का आपको उपयोग बताना है। तो उत्तल दर्पण का भी मैं 2 उपयोग बता देता हूँ, आप लोग याद कर लो, उत्तल या तो अवतल। कभी कभी तो दोनों पूछ देता है, उत्तल और अवतल का 2 उपयोग लिखे। ठीक है, तो देखो पहला उपयोग है आपका साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। और दूसरा इसका उपयोग है कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परिवर्तक सतह में भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लो। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चंस आपको अंतर में पूछा जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। तो बच्चा लोग पहले वास्तविक प्रतिबिंब का अंतर देखिए। यह दर्पण के सामने बनता है, यह इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह उल्टा बनता है, यह वास्तविक कटान से बनता है। तो 4 में आपको वास्तविक प्रतिबिंब का अंतर बता दिया। अब मैं आपको 4 काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर बता रहा हूँ। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? यह दर्पण के पीछे बनता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यह सीधा बनता है, या काल्पनिक कटान से बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। तो ऐसे आप लोग 2 भागों में कर लेना, इधर वास्तविक और इधर काल्पनिक, और उसके बाद से आप लोग करके बनाना और पूरा फुल मार्क्स लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से आपका 12 नंबर, इसको अच्छे से समझिए जी। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग जाकर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। जितने भी लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जाकर जुड़ जाइए। जितना हो सके उतना मैं आपको हेल्प करूँगा। फटाक से जाइए, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट व्हाट्सअप ग्रुप में फटाफट ज्वाइन हो जाइए। जितना हो सके मैं उतना हेल्प आप लोगों को करूँगा। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों का आंसर हो गया कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण क्रिया का परिणाम है। इंद्रधनुष एक प्रकृति का स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन, पुनः आवर्तन परिवर्तन तथा विक्षेपण से होता है। इंद्रधनुष से देव सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चाप के रूप में दिखता है। इंद्रधनुष 7 रंगों के मेल से बना होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। ठीक है, दोनों का नाम याद रखना, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। ठीक है, और इसको आप लोग अपनी भाषा में भी अच्छे से समझ कर लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग रट कर ही लिखोगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, तारे किन टिमटिमाते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट कट आप लोग बोल देते हो कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों ये सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोगों को कैसे लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोगों को कैसे लिखना है, देखिए जी। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोगों को लिखना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की तीव्रता बदलती रहती है, इसलिए हमारी आंखों में पहुंचने वाली प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को तारों का टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है, अब देखो जी अगला आपका प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणु एवं परमाणु इसे अवशोषित कर लेते हैं, इनकी ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आश्चर्य घटनाएं देखने को मिलती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य लाल दिखाई देता है। इन सभी को भी याद रखना है। ठीक है, ये सब आप लोग
लिख देना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कोलाइडी प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव, सॉरी। तो टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो लिख देना कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है कि यांत्रिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? तो आप लोग आंसर क्या दोगे जी, इसका आंसर क्या टिक लगाओगे 16 नंबर का, कि यांत्रिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे चूंकि यांत्रिक्ष में कई कण उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ही आकाश हमको काला दिखाई देता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जा चुका है और सब्जेक्टिव में तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से याद रखो, अगला क्वेश्चन से स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है वो नीला क्यों होता है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन अधिक होगा। नीले रंग के प्रकीर्णन अधिक होने का कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। देखो कितना ईजी है, सब इसी पर आधारित होगा। अब देखो जैसे कि खतरे का संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका भी आंसर वैसे ही लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होगा। लाल रंग के प्रकीर्णन कम होने के कारण ही खतरे के संकेत में हम लोग लाल रंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण ही सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य हमेशा लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब देखो जी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो बच्चा लोग इसको कैसे याद करोगे? तो देखो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण क्या है जी? तो रासायनिक समीकरण का कैसे हम लोग डेफिनेशन देंगे? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पादों की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg+O2 से 2Mg का निर्माण हुआ है, यह आपका क्या है? यह आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। जबकि दोस्तों ये क्वेश्चन 20 और 21 उतना इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट आपका और दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन एकदम हर साल एग्जाम में आता है, एकदम ये क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम में आते रहता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन से आपका संयोजन अभिक्रिया, देखिए जी संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखो संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 से क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर C2H+O6 + O2 एरो CO2 + H2, ये आपका उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वियोजन या ब्रैकेट में अपघटन लिखा गया है। वियोजन को आप लोग अपघटन भी बोल सकते हो। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया कहता है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO2 जब CO2 टूटता है तो CaO+, एक मिनट इसका इक्वेशन गलत दिया, ठीक है, होना चाहिए CaCO3। जब ये टूटता है ना तो CaO+CO2 का निर्माण करता है, ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला आपका 25 नंबर है उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है जी? तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया, इसको याद करना।
अगला क्वेश्चन विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इसको आप लोग रिवीजन कर लो। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया कैसे हम लोग याद करेंगे, जिसको हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जब दो यौगिक अपने आयनों यानी कि मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है आपको। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है जी, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर AgNO3, ठीक है, प्लस NaCl एरो AgNCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। ठीक है, अब देखो उपचयन क्या है, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो उपचयन या ऑक्सीकरण क्या है जी, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी कि योग होती है या हाइड्रोजन की कमी यानी कि ह्रास होती है, तो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। जैसे C+O2 एरो CO2 जिसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है। क्या किसका, कार्बन का उपचयन हो रहा है। अब देखो अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अपचयन या अवकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होती है उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर H2 + Cl2 एरो 2HCl Cl2 का यहाँ पर अपचयन हुआ है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दे रखा है। अवकारक जैसे कार्बन हो जाएगा और यहाँ पर Na हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम हो जाएगा Mg, H2S हो जाएगा, H2S भी आपका क्या अवकारक है, HCl भी आपका अवकारक है। जबकि ऑक्सीकारक में आ जाएगा Cl2 I2 CuO MgO ZnO MnO2, ये सब आपका ऑक्सीकारक में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको लिखना है। साबुन और अपमार्जक में आप लोगों को अंतर याद रखना है। सभी विद्यार्थियों को साबुन और अपमार्जक में अंतर एकदम बिल्कुल याद रखना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर आप लोगों को एकदम बिल्कुल याद रखना है। आप सभी को साबुन और अपमार्जक में अंतर आप सभी स्टूडेंट को एकदम याद रखना है। ठीक है, चलो तो साबुन और अपमार्जक में हम लोग अंतर कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग साबुन का आपको अंतर बताता हूँ। ठीक है, साबुन जल में घुलनशील होता है, साबुन में सफाई की क्षमता कम होती है, साबुन का जलीय घोल क्षारीय होता है, साबुन का प्रदूषण कम फैलाता है। ठीक है, अब देखो अपमार्जक का आप लोग का अंतर। अब देखिए अपमार्जक का अंतर, अपमार्जक में अंतर आपको दिया गया है। अपमार्जक जल में अधिक घुलनशील है, अपमार्जक में सफाई की क्षमता ज़्यादा होती है, अपमार्जक का जलीय घोल उदासीन होता है, अपमार्जक जो होता है ना वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, चलो अब देखो जी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन से आप क्या क्या गौर से देखो। 32 नंबर ना है, 32 नंबर क्वेश्चन देखो। 32 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग किताबी भाषा याद किए हो, देखो ये मेरा ट्रिक है और ये मेरा परिभाषा है। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसके यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बनिक भोजन। और कार्बनिक भोजन क्या है, कार्बनिक भोजन वो होते हैं जो स्वयं निर्माण करते हैं भोजन का, और कार्बनिक भोजन वो होते हैं जो पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखो आपका जो किताबी भाषा लिखे हैं आप लोग, किताबी भाषा में मैं आपको लिखा हूँ, जो मन करे वो याद कर लीजिएगा, जो सरल लगे। पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं प्राणहित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका समीकरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका समीकरण आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इसका समीकरण आपका जरूरी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये आपका इसका समीकरण। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो पहला सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश स्वयं हो जाएगा। और दूसरा पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल भी कहते हैं, जो पत्तियों से प्राप्त करता है, पत्ती का हरित लवक से। कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से प्राप्त करता है, जल जो मृदा से प्राप्त करता है। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन श्वसन क्या है, श्वसन क्या है और यह कितने प्रकार के
के होते हैं जी, आपको बताना है। देखो जी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, अच्छे से यहाँ पर समझे, मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो आप लोग सभी लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। श्वसन वह जटिल जैविक रासायनिक परिक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं, श्वसन कहलाता है। यह एक औपचारिक क्रिया है और इसका आपको ये वाला आपको इसका क्या है, इसका समीकरण है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, श्वसन को 2 भागों में बांट दिया गया, आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन। तो आक्सीय श्वसन क्या, देखो ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। श्वसन की वो भी क्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, आक्सीय श्वसन कहलाती है। इसमें 38 ATP प्राप्त होते हैं, 38, ठीक है। अब देखो अनाक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन देखो, अनाक्सीय श्वसन में आपको क्या लिखना है, श्वसन की हुए अभिक्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है, अनाक्सीय श्वसन कहलाता है। इसमें 8 ATP बनते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है, कार्बन का दूसरा अपूर्व क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट मुलायम, चिकना तथा विद्युत का सुचालक होता है, और धातु विद्युत का सुचालक होता है। उपधातु की संख्या इतना होता है, जैसे देखिए यहाँ पर BSIGESSESBTEPOAT ये सब आपका उपधातु है, क्या है, उपधातु होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद करना है। अब देखो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखे, 2 अंतर पूछा जाता है। अगर भौतिक के आधार पर पूछेगा तो वो 2 नंबरिया में पूछा जाएगा, अगर आसानी के अनुसार पूछा जाएगा तो वो 5 नंबरिया में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको 2 नंबरिया वाला बता रहा हूँ, ठीक है। धातु क्या होते हैं, देखिए धातुएं चमकदार होती है, धातुएं ठोस होती है, धातुएं आघातवर्ध तथा तन्य होती है, और धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। अब देखो अधातु में क्या होगा, अधातु में आपका क्या हो जाएगा, अधातुएं चमकदार नहीं होती है, जैसे अपवाद में आयोडीन, ग्रेफाइट। अधातु ठोस और गैस होती है, अधातु आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होती है, अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। वहाँ पर सुचालक होता है लेकिन यहाँ पर कुचालक हो, वहाँ पर सुचालक तो यहाँ पर कुचालक, ठीक है। चलो अब देखो अगला आपका अयस्क और खनिज में अंतर। देखो खनिज का पहले मैं अंतर बता रहा हूँ, इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जाता है, इसे यह ज़्यादा खर्च में प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखो इसमें अशुद्धियाँ होती है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब देखो अयस्क में आपको अंतर क्या मिल जाएगा, इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है या कम खर्च में प्राप्त हो सकता है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती है, इस सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग याद रखो। अब देखो जी यहाँ पर रासायनिक गुण के आधार पर आप लोग बताना है, ठीक है। धातु और अधातु में अंतर जो 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। धातु विद्युत का धनात्मक होती है, जैसे सोडियम, कैल्शियम। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस बनाती है, ठीक है। और अधातु को देख लो, अधातु में आपका हो जाएगा, अधातु विद्युत का ऋणात्मक होती है, जैसे सोडियम, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर भी कैल्शियम होगा। दोस्तों यहाँ पर सोडियम नहीं होना चाहिए ना, देख लेना एक बार, मैं देख कर बताता हूँ, ठीक है। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस नहीं बनाती है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखो। और ये चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत या डायनेमो, ये आपको पिछले वाला वीडियो में ही आपको मैं बता दूँ, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन रिवीजन कर लो, पूरा आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम खलास हो जाएगा, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी मैं आपको हिंदी और संस्कृत का तैयारी कराना अभी मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो कल पेपर देकर आना, फिर सोशल साइंस का पेपर दे लेंगे, फिर हम आराम से हिंदी और संस्कृत का तैयारी करेंगे। तो यहीं से मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। और जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है।